ओके। हमने पिछले क्लास में पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी जनरेट होती है। साथ ही ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये भी हमने देखा था। इसमें होता है ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और इसमें हो जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। आज हमने पिछले दिन में ब्रीदिंग स्टार्ट करी थी, तो आज हम देखेंगे ब्रीदिंग और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग पहली बात कहता है कि ये क्या है। तो ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस कंसिस्ट टू प्रोसेस। ब्रीदिंग के अंदर में दो प्रोसेस होती है। एक होता है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, इनहेलेशन। भाई इंस्पिरेशन और इनहेलेशन में होता यह है कि इस प्रोसेस के अंदर में एटमॉस्फेयर की फ्रेश एयर बॉडी के अंदर में आती है। तो इसमें होगा फ्रेश फ्रेश एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक एयर कम्स इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर में आता है और इसके बाद हो जाएगा एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन। ये एक्सपीरेशन में और एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। इसमें क्या होगा? फाउल एयर, फाउल एयर is expelled out from the body, expelled out from the body, from the body। जी, यहां से फाउल एयर बॉडी के बाहर एक्सपेल्ड हो जाता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये ब्रीदिंग है, सांस का लेना और सांस का छोड़ना। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है। ये हम समझते हैं कि ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड और कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड, जबकि यह सही नहीं है। ऑक्सीजन किसी भी तरीके से हमारा बॉडी केवल ऑक्सीजन नहीं ले सकता, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते। एटमॉस्फेयर से हम टोटल एयर ले लेते हैं और उसके बाद अंदर में ऑक्सीजन हमसे सेपरेट किया जाता है। उसी तरह से एयर हम निकालते हैं तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल सकते, सारी एयर निकलती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है। तो यहां फ्रेश एयर निकाली जाती है। फ्रेश एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। एक्सपीरेशन जब इनहेलेशन निकाला जाता है, फाउल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। अब अगर हम सोचें मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी तरह से, तो मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें अपने नीचे क्लास में हमने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उस एक्सपेरिमेंट को एक बार ध्यान देते हैं। ये एक जार है और इस जार में ये एक पाइप ट्यूब है। इस ट्यूब में ब्रांच निकले और यहां पर एक बलून लगा और इस पर ये रबड़ मेम्ब्रेन से इसे कवर कर दिया गया और यहां पे इसे भी बंद कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि एक हुक लगा, हुक लगा। अब अगर हम इस हुक को नीचे खींचेंगे, सपोज कीजिए कि एक हुक को हम यहां से नीचे खींचते हैं, ये नीचे खींचा। अभी क्या है कि ये हुक को हमने नीचे खींच दिया। ओके, तो जब हम यहां नीचे हुक को खींचते हैं तो रिलेटिवली क्या होता है कि ये वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस जगह क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा रिलेटिवली। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर बाहर से इंटर कर जाएगी और बलून साइज में बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा? एयर इंटर into the
बलून, या एयर इनटू जार, सीधा जार के अंदर में एयर आ गया। लेकिन वही जब इसे हम छोड़ देते हैं, तो जब इसे हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा? रबर गोज अपवर्ड। जब रबर ऊपर की तरफ जाता है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। यहां वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो एटमॉस्फेयर इंटरनल प्रेशर, इंटरनल एयर प्रेशर, इंटरनल एयर प्रेशर वो क्या होएगा? इंक्रीजेस। ये अंदर का एयर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और एयर प्रेशर अंदर जब इंक्रीज कर जाएगा तो वो बलून को दबाएगा और एयर बाहर आ जाएगी। तो एयर कम्स आउट, एयर कम्स आउट, ये एयर बाहर आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि एयर अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, इसको बिना छुए ये सब हो रहा है। बिल्कुल यही प्रोसेस हमारे अंदर चेस्ट में हो रहा है। तो जब चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी हम देखते हैं तो चेस्ट कैविटी में यही काम हो रहा होता है। अगर हम देखें तो चेस्ट में ये है चेस्ट कैविटी। अभी देखिए यहां पे है रिब्स, रिब्स से जुड़े हुए जो मसल्स है वो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और नीचे जो डायफ्राम होता है, इससे जो मसल जुड़ा हुआ है दैट इज फ्रेनिक मसल, फ्रेनिक मसल। अब इन्हीं दोनों के साइमल्टेनियस वर्क की वजह से ब्रीदिंग होती है। तो ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में हम देखेंगे, ब्रीदिंग की मैकेनिज्म में दो पार्ट है। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म में दो पार्ट है। फर्स्ट है इंस्पिरेशन, फर्स्ट है इंस्पिरेशन, या इसी को इनहेलेशन भी कहते हैं, इनहेलेशन, जी हाँ, इसी को हम कहेंगे इनहेलेशन। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि ये फ्रेनिक मसल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, और फ्रेनिक मसल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं, और ये जो है बाहर की तरफ, रिब्स जो है बाहर की तरफ आउटवर्ड जाता है, और इंटरकोस्टल मसल कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये आउटवर्ड जाएगा, और ये फ्रेनिक मसल कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये इनवर्ड जाएगा। ऐसे में चेस्ट की कैविटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें क्या होगा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल constricts ribs goes outward। भाई रिब्स बाहर की तरफ चले। फ्रेनिक मसल constricts muscles, constricts diaphragm goes डाउनवर्ड। भैया डायफ्राम कहां चला गया? नीचे की तरफ चला गया। डायफ्राम गोज डाउनवर्ड। अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है तो रिजल्ट क्या होगा? चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो इंटरनल प्रेशर डिक्रीजेस, इंटरनल प्रेशर डिक्रीजेस। और इंटरनल प्रेशर जब डिक्रीज कर जाएगा तो
जब इंटरनल प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, तो एयर कहां से होंगी, एयर सारी की सारी बाहर से एयर अंदर की तरफ आएगी। तो एयर कम्स इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर में आएगा। अब दूसरी चीजें हम देखते हैं, एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन और इसी का नाम है एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन। यहां पे क्या है, तो देखिए ये है चेस्ट कैविटी। इंटरकोस्टल मसल्स यहां पे रिलैक्स करते हैं, रिजल्ट करते हैं रिब्स जो है इनवर्ड चले जाते हैं, और डायफ्राम के फ्रेनिक मसल रिलैक्स करेंगे तो जो है डायफ्राम किधर चला जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा। एज अ रिजल्ट चेस्ट कैविटी डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो यहां होगा इंटरकोस्टल मसल्स किधर जा रहे हैं, इनवर्ड, इनवर्ड चलेगा भाई। और फ्रेनिक मसल, फ्रेनिक मसल्स किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। जी हां, तो मिस्टेक हो गई, रिक्स होगा तो रिब्स होगा। यहां पर रिलैक्स करता है, रिलैक्सेस, रिलैक्स करेगा, और रिब्स जो होंगे वो जाएंगे इनवर्ड। फ्रेनिक मसल रिलैक्स करेगा तो डायफ्राम, डायफ्राम जो है वो जाएगा अपवर्ड। जी हां, तो डायफ्राम जाएगा अपवर्ड, फ्रेनिक मसल रिलैक्स करेगा, रिब्स जाएंगे इनवर्ड। डायफ्राम, फ्रेनिक मसल नहीं, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगा, रिब्स जाएगा इनवर्ड। फ्रेनिक मसल से रिलैक्स करेगा, डायफ्राम जाएगा अपवर्ड, जिसके कारण चेस्ट कैविटी डिक्रीज कर जाएगी। चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, जब चेस्ट कैविटी डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज करता है, और जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो एयर इज एक्सपेल्ड आउट, एयर इज एक्सपेल्ड आउट, एयर जो है बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा ब्रीदिंग की मैकेनिज्म, इंस्पिरेशन भी और एक्सपीरेशन भी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक्सचेंज होता है, किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के बाद की प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग के बाद एयर जो है बॉडी के अंदर में आ जाता है। लंग्स में हमने पढ़ा था कि एयर जो है नोज से पहुंच गई नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से में होती हुई नेजल चैम्बर में आती है, नेजल चैम्बर, हाँ जी, नेजल चैम्बर से ये जाती है फेरिंग्स, और फेरिंग्स से जाती है लैरिंग्स, लैरिंग्स से ये चली जाती है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से फिर चली जाएगी, ट्रैकिया और ट्रैकिया से होते हुए ये जाएगी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल से ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में जाकर के वहीं पर जाकर एक्सचेंज होगा। एल्वियोलाई ये है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एल्वियोलाई,
ओलाई, एल्वियोलाई। अब यहां पर क्या है कि एल्वियोलाई में हम देख पा रहे हैं, एल्वियोलाई ये येलो कलर में आपको दिख रहा है, एल्वियोलाई इज अ बैग लाइक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसके किनारे ये जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ब्लड वेसल्स जा रहे हैं। जब एयर फ्रेश एयर आती है तो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, हाई रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो रहता है। लेकिन बॉडी के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होता है। ऐसे वक्त में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और CO2 डिफ्यूज होता है फ्रॉम हाई टू लो, यानी बॉडी टू एल्वियोलाई। फिर जब एक्सपीरेशन होगा तो यहां से एयर जाएगी और यहां से CO2 के मेजर कंसंट्रेशन वाले को लेकर पहुंच जाएगी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर। तो ये प्रोसेस होती है एक्सचेंज। एक्सटर्नल में बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैस का काम होता है, लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन, अब इसके बाद एयर जब आ गई तो उसे जाना है बॉडी में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ब्लड के द्वारा, थ्रू ब्लड। ये हो गया थ्रू ब्लड, होती है इन बॉडी, बॉडी के अंदर में, कहां तक, सेल्स और टिश्यू तक पहुंचा है। तो बेसिकली हमें बॉडी में दो चीज का मूवमेंट होगा, ऑक्सीजन का और CO2 का। तो ऑक्सीजन और CO2 का मूवमेंट होता है। तो ऑक्सीजन को बॉडी में, ब्लड में एक्सेप्ट करता है ये चीज, हीमोग्लोबिन। ये एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है ये, ठीक है। ये एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जी। तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट रेड कलर का होता है, ये ही ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और बना देता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक टेम्पोररी कंपाउंड होता है जो बॉडी में ट्रेवल करता है और जहां जरूरत होती है ब्रेक होकर के ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, वापस फिर ये पहुंच जाता है ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो इस तरह से ऑक्सीजन बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल कभी भी ऑक्सीजन अवेलेबल ना हुआ और ऑक्सीजन के जगह पर रहा CO, दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसके साथ हीमोग्लोबिन अगर अटैच हो जाए तो बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बन जाता है। और ये एक परमानेंट कंपाउंड है, ये परमानेंट कंपाउंड जो कि रिवर्स नहीं हो सकता, परमानेंट कंपाउंड है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल करके पूरा का पूरा कंपाउंड हीमोग्लोबिन को खत्म कर देगा, उन सबको परमानेंट कंपाउंड में कवर करा देगा। तो फर्दर हीमोग्लोबिन रहेगा ही नहीं बॉडी में जो ऑक्सीजन को रिसीव कर पाए। ऐसे में बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इवन डेथ भी हो सकता है। इस सीरियस कंडीशन को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं। इस कंडीशन को हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब CO2 हमारे बॉडी में तीन तरीके से चलता है, मेजरली 70% लगभग के करीब एज बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के रूप में ट्रेवल करता है। सोडियम हमारे बॉडी में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, SCO3- या CO3 के रूप में ये ट्रेवल करता है हमारे बॉडी में, और फिर जहां भी जाता है ये बहुत ही ये कंपाउंड जो वीक है तुरंत जाकर के ब्रेक हो जाता है और निकलता है। लेकिन कभी कभी CO2 हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और तब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहलाता है, और तब जाकर के ये बॉडी में लगभग 23% के करीब, और थोड़ा सा कभी कभी ये कार्बोनिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना लेगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड, और प्लाज्मा में रह जाता है, तब मूव करता है। ये भी एक वीक कंपाउंड है, टूट जाएगा और 7% के रूप में ये ट्रांसफर करता है। इस प्रकार से ये
बॉडी के बाहर निकल जाता है। CO2 बॉडी का O2 पूरे सेल्स में पहुंच जाएगा और तब जाकर के वहां ये रिस्पिरेशन में भाग लेगा और कहलाता है सेलुलर रिस्पिरेशन। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है, कि सेलुलर रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है सेलुलर रिस्पिरेशन। तो वहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है।